नमस्कार दोस्तों। आज मैं ऐसे औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको रोना आ जाएगा। पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ जिले में जहां धूल भरी सड़कें और खेतों की हरियाली एक साधारण जीवन की कहानी कहते हैं, एक छोटा सा गांव था मीरवाला। इस गांव में 1972 के आसपास जन्मी एक लड़की जिसका नाम मुख्तारन बीबी, जिसे बाद में दुनिया मुख्तारन माई के नाम से जानने लगी। मुख्तारन का परिवार टेल्टमा कबीले से था जो गांव की सामाजिक व्यवस्था में निचले पायदान पर था। उनके पिता एक साधारण किसान थे और परिवार की जिंदगी मेहनत और सादगी से चलती थी। मुख्तारन की जिंदगी में कोई खास नहीं थी। वो अपने भाई बहनों और परिवार के साथ गांव की बंधनों में बंधी एक साधारण जिंदगी जी रही थी। लेकिन ये साधारण जिंदगी जल्द ही एक ऐसी घटना में बदलने वाली थी जो न केवल उनकी जिंदगी को बदल देगी बल्कि पूरे पाकिस्तान में औरतों के अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बन जाएगी। मुख्तारन करीब 20-22 साल की थी जब उनकी जिंदगी में वो भयानक घटना घटी। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि जिंदगी की मुश्किलें इंसान को तोड़ सकती हैं, लेकिन ये भी दिखाती हैं कि अगर हिम्मत हो तो वही मुश्किलें इंसान को नई राह दिखा सकती हैं। जून 2002 का वो दिन मीरवाला गांव के लिए एक साधारण दिन था, लेकिन मुख्तारन के परिवार के लिए यह दिन एक दुखद और भयावह मोड़ लाने वाला था। गांव में 2 कबीले थे, तातला जिससे मुख्तारन का परिवार था और मस्तोई। इस कबीले में ऊंची जाति के ऐसे लोग रहते थे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली थे। इन 2 कबीलों के बीच हमेशा से तनाव रहता था और यह तनाव उस दिन और गहरा हो गया जब मुख्तारन के 12 साल के छोटे भाई अब्दुल शकूर पर मस्तोई कबीले की एक लड़की सलमा के साथ अनुचित संबंध का इल्जाम लगा। अब्दुल शकूर को मस्तोई कबीले के 3 लोगों ने उठा लिया और उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म किया। इस भयानक अपराध के बाद उन्होंने शकूर को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे और उसके परिवार को मार डाला जाएगा। डरा हुआ शकूर किसी तरह घर पहुंचा और अपने परिवार को सारी बात बताई। मुख्तारन, जो अपने भाई की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थी, वो तुरंत अपने माता पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। उसके 12 साल के भाई के साथ ऊंची जाति के लोगों ने गलत किया है, लेकिन मुख्तारन को क्या पता कि ये शिकायत उनके लिए और मुसीबतें लेकर आई। मस्तई कबीले के लोगों को जब इस शिकायत की खबर मिली तो उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने पुलिस में एक उल्टी शिकायत दर्ज की जिसमें कहा गया कि अब्दुल शकूर ने उनकी बहन सलमा का शोषण किया है। यह इल्जाम पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठा था, क्योंकि शकूर केवल 12 साल का बच्चा था जबकि सलमा 18 साल की थी। फिर भी गांव की पंचायत ने इस मामले को सुलझाने का फैसला किया। पाकिस्तान के गांवों में पंचायतें अक्सर कानून से ऊपर मानी जाती हैं। ये पंचायतें, जो ज्यादातर पुरुषों द्वारा संचालित होती हैं, सामाजिक और पारिवारिक विवादों को सुलझाने का दावा करती हैं, लेकिन अक्सर ये औरतों और कमजोर वर्गों के खिलाफ क्रूर और कठिन फैसले सुनाती हैं। मस्तोई कबीले की पंचायत ने फैसला किया कि दोनों परिवारों के बीच सुलह के लिए एक समझौता होगा। अब्दुल शकूर सलमा से शादी करेगा और बदले में मुख्तारन को मस्तोई कबीले के एक लड़के से शादी करनी होगी। यह प्रस्ताव सुनकर मुख्तारन और उनके परिवार ने शुरुआत में इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि मस्तोई कबीले के लोग उनके परिवार को और नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जल्द ही मस्तोई कबीले ने इस समझौते को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी लड़की की शादी एक 12 साल के बच्चे से नहीं करेंगे। इसके बाद पंचायत ने एक नया और भयानक प्रस्ताव रखा कि मुख्तारन को मस्तोई कबीले के सामने जाकर अपने भाई की गलती के लिए माफी मांगनी होगी। मुख्तारन के परिवार को गांव वालों और रिश्तेदारों ने समझाया कि यह सुलह का सबसे अच्छा तरीका है। मजबूरी में मुख्तारन ने माफी मांगने का फैसला किया। 22 जून 2002 को वो अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मस्तोई कबीले के सामने माफी मांगने गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इनके आने से पहले ही पंचायत ने एक क्रूर और अमानवीय फैसला सुना दिया था। फैसला यह था कि मुख्तारन का भाई अब्दुल शकूर ने हमारी लड़की के साथ गलत किया है तो हम भी मुख्तारन के साथ गलत करेंगे। जब मुख्तारन मस्तोई कबीले के पास पहुंची तो उन्हें तुरंत एक घर में खींच लिया गया। वहां 4 लोगों ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जबकि पंचायत के अन्य सदस्य और गांव वाले तमाशबीन बने देखते रहे। इस अपराध के बाद मुख्तारन को नग्न अवस्था में पूरे गांव में घुमाया गया ताकि उनकी और उनके परिवार की इज्जत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जा सके। यह सब दोपहर से शाम तक चला और अंत में उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो उनके परिवार को और नुकसान पहुंचाया जाएगा।
लुटी पिटी और टूटी हुई हालत में मुख्तारन किसी तरह अपने घर पहुंची। उन्होंने अपने परिवार को सारी बात बताई। उनके माता पिता और रिश्तेदार इस घटना से सदमे में थे कि पंचायत ऐसा फैसला कैसे सुना सकती है। गांव की रूढ़ियों और सामाजिक दबाव के कारण परिवार ने पहले तो खामोशी बरतने का फैसला किया। उन्हें डर था कि अगर ये बात बाहर गई तो उनकी और बदनामी होगी, लेकिन मुख्तारन के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो चुप नहीं रहना चाहती थी। मुख्तारन इस घटना की खबर उनके एक रिश्तेदार ने गांव के स्थानीय मौलवी को बताई। ये मौलवी जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, इस घटना को सुनकर दंग रह गए। उन्हें लगा कि इस अपराध के खिलाफ चुप रहना इस्लाम और इंसानियत के खिलाफ है। 28 जून 2002 को जुमे की नमाज के दौरान मौलवी ने मस्जिद में इस घटना का जिक्र किया और गांव वालों से इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने स्थानीय पत्रकारों को भी बुलाया और मुख्तारन के परिवार से उनकी मुलाकात कराई। इसके बाद मुख्तारन की कहानी ने जैसे आग पकड़ ली। स्थानीय अखबारों से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक उनकी कहानी सुर्खियों में छा गई और पाकिस्तान में ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और लोग इस क्रूरता से स्तब्ध रह गए। महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने मुख्तारन के समर्थन में आवाज उठाई और जल्द ही उनकी कहानी विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बन गई। मुख्तारन ने फैसला किया कि वो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। ये एक ऐसा कदम था जो उस समय के पाकिस्तानी समाज में असामान्य था। बलात्कार की शिकार औरतों से समाज में अपेक्षा की जाती थी कि वे चुप रहें और आत्महत्या कर लें, लेकिन मुख्तारन ने इस रूढ़ी को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 4 मुख्य आरोपी जो बलात्कार में शामिल थे और बाकी वे जो पंचायत में शामिल थे या दर्शक बने रहे थे। 1 सितंबर 2002 को एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने 6 लोगों को मौत की सजा सुनाई, 4 को बलात्कार के लिए और 2 को पंचायत के सदस्य होने के लिए। बाकी 8 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। यह फैसला मुख्तारन के लिए एक शुरुआती जीत थी, लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। 2005 में लाहौर हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की, लेकिन यहां मुख्तारन को एक बड़ा झटका लगा। कोर्ट में 6 में से 5 दोषियों को बरी कर दिया और एक की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कारण बताया गया कि सबूत पर्याप्त नहीं थे और मुख्तारन का बयान असंगत था। यह फैसला न केवल मुख्तारन के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वालों के लिए एक निराशा थी। मुख्तारन ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और केवल एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी गई। बाकी सभी आरोपी बरी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्तारन ने शिकायत दर्ज करने में देरी की और उनके बयान में असंगतियां थी। इसके बाद मुख्तारन ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की जो 2019 तक लंबित रही। मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समीक्षा के लिए एक नई सुनवाई तय की, जो उनके लिए एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी। लेकिन इस लंबी कानूनी लड़ाई ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था में औरतों को इंसाफ पाना कितना मुश्किल है। एक नई शुरुआत, सामाजिक परिवर्तन की मशाल। मुख्तारन की कहानी केवल एक कानूनी लड़ाई तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपने दुख को ताकत में बदला और सामाजिक बदलाव की मशाल जलाने का फैसला किया। पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए दिए, जिसे उन्होंने अपने गांव में एक स्कूल खोलने में लगाया। उनका मानना था कि शिक्षा ही वो हथियार है जो औरतों और बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सकता है और समाज के नियमों को तोड़ सकता है। मुख्तारन ने न केवल एक स्कूल खोला बल्कि एक महिला आश्रय स्थल और एक छोटा सा अस्पताल भी स्थापित किया। उनके संगठन मुख्तारन माई विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने गांव की औरतों और बच्चों को सशक्त बनाने का काम शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और दान की मदद से उन्होंने अपने गांव में 2 स्कूल खोले जहां लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। उनके इस काम ने न केवल मीरवाला में बल्कि पूरे पाकिस्तान में औरतों के लिए एक नई उम्मीद जगाई। मुख्तारन ने अपनी कहानी को दुनिया के सामने रखा। वो टीवी पर आई, अखबारों को इंटरव्यू दिए और यूरोप और अमेरिका में अपने अनुभव साझा किए। वे ग्लैमर मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर चुनी गईं और संयुक्त राष्ट्र में उनके काम की चर्चा हुई।
2005 में जब उनके कुछ हमलावरों को बरी कर दिया गया तो सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की। इनमें से एक पुलिस इंस्पेक्टर नासिर अब्बास गबोल को मुख्तारन से प्यार हो गया। 2008 में नासिर ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मुख्तारन ने इनकार कर दिया क्योंकि नासिर पहले से शादीशुदा थे। नासिर ने इस इनकार को बर्दाश्त नहीं किया और आत्महत्या की कोशिश की। उनकी पत्नी शुमैला ने मुख्तारन से गुजारिश की कि वो नासिर से शादी कर लें ताकि उनकी जान बच सके। मुख्तारन ने एक बार फिर अपनी मजबूरी और दूसरों के लिए कुर्बानी देने की भावना दिखाई। उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी, लेकिन 2 शर्तें रखी कि नासिर को अपनी पहली पत्नी के नाम पर अपनी सारी संपत्ति ट्रांसफर करनी होगी और हर महीने उसे 10,000 रुपए का खर्चा देना होगा। नासिर ने ये शर्तें मान ली और 2009 में मुख्तारन ने उनसे शादी कर ली। ये शादी भी उनके जीवन का एक और बलिदान था जो उन्होंने अपने आसपास के लोगों की खुशी के लिए दिया। मुख्तारन की राह आसान नहीं थी। उन्हें न केवल अपने हमलावरों और उनके रिश्तेदारों से धमकियां मिली, बल्कि समाज के कुछ हिस्सों ने उनकी आलोचना भी की। कुछ लोगों ने कहा कि वो अपनी कहानी का इस्तेमाल नाम और पैसा कमाने के लिए कर रही हैं, लेकिन मुख्तारन ने इस आरोपों का जवाब अपने काम से दिया। उन्होंने कहा, कोई भी औरत जिसके साथ बलात्कार हुआ हो वो इसके बदले पैसा कमाने की बजाय मरना पसंद करेगी। पाकिस्तान सरकार ने भी कई बार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। 2005 में जब एमनेस्टी इंटरनेशनल के निमंत्रण पर लंदन जाना था तो सरकार ने उन्हें देश छोड़ने से रोक दिया और उनकी पासपोर्ट जब्त कर ली। राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा कि वो नहीं चाहते कि मुख्तारन विदेश जाकर पाकिस्तान की बदनामी करे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। 2016 में मुख्तारन माई को पाकिस्तान फैशन वीक में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने रैंप वॉक की। ये एक सांकेतिक कदम था जो ये दिखाता था कि एक बलात्कार पीड़िता न केवल अपनी जिंदगी को फिर से बना सकती है, बल्कि वो समाज के सामने सिर उठाकर चल सकती है। उनकी ये शब्द दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी और ये संदेश दिया कि औरतें अपनी पहचान और ताकत को कभी नहीं खोती। मुख्तारन माई आज पाकिस्तान में औरतों के अधिकारों की एक मशाल बन चुकी हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मिशन में बदल दिया, औरतों को शिक्षित करना, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना। उनके स्कूलों में सैकड़ों लड़कियां पढ़ रही हैं और उनके आश्रय स्थल ने कई औरतों को नया जीवन दिया है। मुख्तारन माई की कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि लाखों औरतों और बच्चों के लिए एक नई राह बनाई। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि जिंदगी की मुश्किलें हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत न हारें तो हम उन मुश्किलों को अपनी ताकत बना सकते हैं। आज मुख्तारन माई एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन है, औरतों के अधिकारों, शिक्षा और सुरक्षा के लिए एक आंदोलन। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए एक व्यक्ति की हिम्मत और दृढ़ता ही काफी है। मुख्तारन माई ने यह साबित कर दिया कि अगर आप अपने हक के लिए लड़ते हैं तो दुनिया आपकी आवाज सुनती है। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो मानता है कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है।